बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ एलएलएम की सीरीज़ के चौथे सेशन के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले सेशन में मैंने आपको टोकनाइज़र का तारुफ करवाया था। टोकनाइज़र क्या होता है और वो टेक्स्ट को किस तरह छोटे-छोटे टुकड़ों के अंदर स्प्लिट करता है। उस सेशन की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिंक भी शेयर किए थे, ताकि अगर आप टोकनाइज़ेशन की मज़ीद इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स को भी स्टडी कर लें। इनमें से पहला एक गूगल रिसर्च पेपर है जिसका टाइटल है प्री ट्रेनिंग ऑन एफिशिएंट टोकनाइजेशन फ्री इनकोडर फॉर लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन। इसके 18 पेजेस हैं। इसके बाद दूसरा पेपर भी गूगल का है, टू वर्ड्स ए टोकन फ्री फ्यूचर विद प्री ट्रेन्ड बाइट टू बाइट मॉडल्स। इसके भी 16 पेजेस हैं। और तीसरी मैंने आपको एक बुक रिकमेंड की थी जिसका टाइटल है डिज़ाइनिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल एप्लीकेशंस। ये बुक मार्च 2025 के अंदर रिलीज़ होनी है, लेकिन अगर आप इस पे फोकस रखें तो आपको इसकी अर्ली एक्सेस मिल सकती है। इसके अलावा इस सेशन के अंदर मैंने आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टोकन्स का तारुफ करवाया था, जिनमें वर्ड और सब वर्ड टोकन्स शामिल हैं, और करैक्टर टोकन्स और बाइट टोकन्स के बारे में भी आपको बताया था। अब इस सेशन के अंदर हम मुख्तलिफ टोकनाइज़र्स को कंपेयर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो एक दूसरे से किस तरीके से मुख्तलिफ हैं। जितने भी टोकनाइज़र्स को हम चेक करेंगे उनको हम एक जैसा टेक्स्ट देंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो टेक्स्ट को किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं। सारे टोकनाइज़र्स को यही टेक्स्ट दिया जाएगा जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इस टेक्स्ट की ख़ास बात यह है कि इससे हमें बहुत सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। एक तो इससे हमें ये पता चलेगा कि टोकनाइज़र कैपिटल लेटर्स को किस तरीके से हैंडल करता है और इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेजेस को किस तरह से हैंडल करता है। इसके अंदर प्रोग्रामिंग कोड के कीवर्ड्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा वाइट स्पेसेस भी हैं जो कुछ लैंग्वेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। जिस तरह पाइथन के अंदर इंडेंटेशन होती है, तो एक भी वाइट स्पेस कम या ज़्यादा होने से हमारा कोड रन नहीं हो सकता, तो इसका भी अंदाज़ा होगा। और लाइन ब्रेक्स वगैरह भी शामिल है। इस प्रेजेंटेशन के अंदर आपको एक चाइनीज़ करैक्टर और इमोजी नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब इस टेक्स्ट को हम अमली तौर पर अपने कोड के अंदर इस्तेमाल करेंगे, अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर, तो वहाँ पर आपको वो करैक्टर्स भी नज़र आ जाएंगे। इसके लिए एक फंक्शन डिज़ाइन किया गया है। इसी फंक्शन को हम बार बार इस्तेमाल करके तमाम टोकनाइज़र्स को टेस्ट करेंगे। इस वक्त हम अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर आ चुके हैं। इसको मैंने एक दफ़ा रन कर दिया है। ये नोटबुक भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। पहली दफ़ा इस्तेमाल करने के लिए आपको ट्रांसफार्मर्स को भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत होगी, तो इसके लिए आपको पहला सेल रन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पहला सेल दोबारा रन करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी भी पहले सेल के अंदर मैं थोड़ी सी डिटेल डाल दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये हमारा वो फंक्शन है जिसको इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ टोकनाइज़र्स को आपस में कंपेयर करेंगे। नीचे हमारा वही टेक्स्ट है और यहाँ पर आपको दूसरी लाइन के अंदर एक इमोजी और एक चाइनीज़ करैक्टर भी नज़र आ रहा है। चूँकि मैंने रन ऑल कर दिया है तो मैं सिर्फ आपको इनकी डिटेल बता दूंगा। जब ये नोटबुक आपके पास आ जाएगी तो उसके बाद आप एक एक सेल पर अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं और टेक्स्ट को भी अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टोकनाइज़र है वो बर्ट बेस अनकेस्ड है, जिसको हमने ये टेक्स्ट दिया है और इसका रिज़ल्ट भी आपके सामने है। ये रिज़ल्ट एक लाइन के अंदर है। यहीं से हमें पता चल जाता है कि इस टोकनाइज़र ने अगरचे हमारे टेक्स्ट को टोकन्स के अंदर तकसीम कर दिया है, लेकिन वो लाइन ब्रेक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सका। आपकी आसानी के लिए मैं आपको ये रिज़ल्ट एक प्रेजेंटेशन के अंदर दिखा रहा हूँ, क्योंकि जुपिटर नोटबुक के अंदर ये ज़्यादा वाज़ेह नहीं था। लेकिन आपने ये समझना है कि ये लाइन ब्रेक सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है, यानी ये लाइन ब्रेक्स हमने खुद डाली हैं। ये मॉडल लाइन ब्रेक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सका। ये टोकनाइज़र यानी बर्ट बेस अनकेस्ड 2018 के अंदर रिलीज़ हुआ था। इसका वोकेबलरी साइज़ 30,522 है और ये टोकनाइजेशन के लिए वर्ड पीस का तरीका इस्तेमाल करता है। इस पे अगर गौर करें तो पहली लाइन में आपको दो अननोन टोकन्स नज़र आ रहे हैं जिनको UNK से ज़ाहिर किया गया है। अननोन टोकन उन वर्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है जिनकी कोई भी इनकोडिंग टोकनाइज़र के पास नहीं होती या टोकनाइज़र उनको नहीं जानता।
तो कैपिटलाइजेशन के बाद ये जो दो अननोन टोकन्स हैं, ये एक इमोजी है और एक चाइनीज़ करैक्टर है। तो हमारा ये टोकनाइज़र चाइनीज़ करैक्टर और इमोजी दोनों को शिनाख्त नहीं कर पाया। इसके बाद इस टोकनाइज़र के अंदर एक सेपरेटर टोकन भी इस्तेमाल होता है, जिसको SEP से ज़ाहिर किया गया है। ये उस सूरत में इस्तेमाल होता है जब मॉडल को दो मुख्तलिफ टेक्स्ट देने की ज़रूरत हो। उन टेक्स्ट को सेपरेट करने के लिए ये टोकन इस्तेमाल होता है। ऐसे मॉडल को क्रॉस इनकोडर मॉडल कहा जाता है और इसकी डिटेल को भी इंशाल्लाह हम आने वाले सेशंस के अंदर कवर करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर एक पैडिंग का टोकन भी होता है। इसको PAD से ज़ाहिर किया जाता है और पैडिंग जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है, तो ये मॉडल की इनपुट के अंदर अनयूज्ड पोजीशंस को फिल करने के काम आता है, क्योंकि मॉडल को तो इनपुट की एक ख़ास लेंथ चाहिए होती है जो उसका कॉन्टेक्स्ट साइज़ होता है, तो वहाँ पे ये पैड टोकन इस्तेमाल होता है। इसके बाद एक स्पेशल क्लासिफिकेशन टोकन भी होता है जिसको CLS से ज़ाहिर किया गया है। इसकी डिटेल भी इंशाल्लाह अगले सेशंस के अंदर आएगी। इसके अलावा एक मास्क टोकन भी होता है जिसके बारे में मैंने आपको तारफ़ी सेशन के अंदर बताया था और वो मास्क टोकन ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होता है। BERT के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसकी एफिशिएंट ट्रेनिंग के लिए उसकी इनपुट के कुछ हिस्से को छुपा लिया जाता है। तो जिस टोकन को छुपाना मकसूद होता है उसको मास्क टोकन से ज़ाहिर किया जाता है। ये टोकनाइज़र चूँकि अनकेस्ड है, तो तमाम टेक्स्ट को इसने लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। BERT के 2 वर्जन रिलीज़ किए गए थे, अनकेस्ड और केस्ड, जिसको आगे हमने देखना है। इस मॉडल ने कैपिटलाइजेशन को 2 सब टोकन्स के अंदर कन्वर्ट किया है, कैपिटल और आइजेशन। और आइजेशन से पहले डबल हैशेस हैं जो ये ज़ाहिर करती हैं कि ये टोकन इससे पहले वाले टोकन का हिस्सा है या ये पार्शियल टोकन है इससे पहले वाले टोकन का। तो ये दोनों टोकन मिलकर एक वर्ड बनाएंगे। इस तरीके से ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्पेसेस कहाँ पर आनी है, क्योंकि जिन टोकन्स के शुरू में ये डबल हैशेस नहीं होंगी उनके शुरू में नॉर्मल तरीके से एक स्पेस आ जाएगी और जिनके शुरू में डबल हैशेस होंगी उस टोकन को पहले वाले टोकन के साथ जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद नीचे वाले सेल के अंदर BERT बेस केस्ड मॉडल है। ये दोनों तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन केस्ड वर्जन के अंदर कैपिटल लेटर्स की इंफॉर्मेशन भी कैप्चर होती है। इसने भी उसी तरीके से लाइन ब्रेक्स को शनाख्त नहीं किया। एक और फ़र्क ये है कि इसका वोकेबलरी साइज़ 28,996 है, जबकि अनकेस्ड वर्जन का वोकेबलरी साइज़ ज़्यादा था। उसका वोकेबलरी साइज़ है 30,522। तो केस्ड वर्जन का वोकेबलरी साइज़ थोड़ा सा कम है। बाकी ये दोनों टोकनाइज़र एक जैसे हैं क्योंकि इनकी रिलीजिंग एंटिटी सेम है। इस टोकनाइज़र ने कैपिटलाइजेशन के 8 टोकन्स बनाए हैं, यानी एक वर्ड को 8 टुकड़ों के अंदर तकसीम किया है और फॉल्स के 3 टुकड़े किए हैं, जबकि अनकेस्ड वर्जन ने फॉल्स का सिर्फ एक टोकन बनाया था। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट एक टोकनाइज़र को देंगे, तो आपको उसके बिहेवियर का पता चलेगा कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट को किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है। इसके बाद अगला टोकनाइज़र GPT-2 है। इसने लाइन ब्रेक्स को शनाख्त कर लिया है क्योंकि इसका आउटपुट हमें 4 लाइन्स के अंदर नज़र आ रहा है। GPT-2 2019 में रिलीज़ हुआ था और टोकनाइजेशन के लिए इसके अंदर बाइट पेयर इनकोडिंग का तरीका इस्तेमाल होता है। बाइट पेयर इनकोडिंग को अगर आप ज़्यादा अच्छे से जानना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग का 2016 का पेपर है और इसका टाइटल है न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन ऑफ रेयर वर्ड्स विद सब वर्ड यूनिट्स। GPT-2 का वोकेबलरी साइज़ 50,257 है। इस टोकनाइज़र की सबसे पहली और अहम चीज़ तो ये है कि इसने लाइन ब्रेक्स को रिप्रेजेंट किया है और कैपिटल लेटर्स की इंफॉर्मेशन भी कैप्चर की है। कैपिटलाइजेशन के इसने 4 टोकन्स बनाए हैं। इमोजी और चाइनीज़ करैक्टर को इसने मल्टीपल टोकन्स के ज़रिए ज़ाहिर किया है, जिन पर आपको क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है। इन तमाम के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन असल में ये डिफरेंट टोकन्स हैं। मिसाल के तौर पर इमोजी के इस टोकनाइज़र ने 3 टोकन्स बनाए हैं। इन तीनों टोकन्स की आईडीज़ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, 8582, 236 और 113।
टोकनाइज़र का डीकोड का तरीका जो मैंने आपको पिछले सेशन के अंदर बताया था, उसको इस्तेमाल करके अगर ये आईडीज़ आप पास करते हैं, इस तरीके से GPT-2 वापस ओरिजिनल कैरेक्टर को रिकंस्ट्रक्ट कर देगा। ये आपने खुद करके देखना है। ये एक तरह से आपकी असाइनमेंट है और बहुत आसान असाइनमेंट है, क्योंकि पिछले सेशन में मैंने आपको इसका तरीका भी बताया था। इसके बाद अगला टोकनाइज़र फ्लैन T5 है। ये टोकनाइजेशन के लिए सेंटेंस पीस का तरीका इस्तेमाल करता है। ये टोकनाइज़र 2022 में रिलीज़ हुआ था और सेंटेंस पीस के तरीके को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसका पेपर भी मैंने शेयर कर दिया है। ये 2018 का है और इसका टाइटल है सिंपल एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट सबवर्ड टोकनाइज़र एंड डी टोकनाइज़र फॉर नेचुरल टेक्स्ट प्रोसेसिंग। ये बाइट पेयर इनकोडिंग और यूनिग्राम लैंग्वेज मॉडल को सपोर्ट करता है, जिसकी डिटेल आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर मिल जाएगी। इसका टाइटल है इम्प्रूविंग न्यूरल नेटवर्क ट्रांसलेशन मॉडल्स विद मल्टीपल सबवर्ड कैंडिडेट्स। इसके 10 पेजेस हैं और इसका लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है। इस टोकनाइज़र का वोकेबलरी साइज 32,100 है। इसके अंदर भी आपको अननोन टोकन्स नज़र आ रहे हैं। ये टोकनाइज़र भी कोड जनरेटिंग मॉडल्स के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि वाइट स्पेसेस और लाइन ब्रेक्स को ये अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं करता। चाइनीज़ कैरेक्टर और इमोजी को भी इसने अननोन टोकन से ज़ाहिर किया है, तो गालबन ये इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेजेस को नहीं समझ सकता, लेकिन इस चीज़ को आप खुद चेक करेंगे। इसके बाद अगला टोकनाइज़र GPT-4 है, जो 2023 में आया है और इसका वोकेबलरी साइज़ 1 लाख से थोड़ा सा ऊपर है। इसके स्पेशल टोकन भी GPT-2 से मिलते जुलते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ नए टोकन्स भी हैं जिनको आप फिल इन द मिडल कह सकते हैं। इनको अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैंने एक लिंक शेयर कर दी है। ये डॉक्यूमेंट ओपन AI का है और इसका टाइटल है एफिशिएंट ट्रेनिंग ऑफ लैंग्वेज मॉडल्स टू फिल इन द मिडल। GPT-4 के टोकनाइज़र ने 4 स्पेसेस को भी एक टोकन से ज़ाहिर किया है। इस टोकनाइज़र की ख़ास बात यह है कि जितनी भी स्पेसेस आ जाती हैं उनके लिए इसके पास अलग टोकन होगा। अगर 10 वाइट स्पेसेस आ जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 टोकन्स होंगे, बल्कि 10 वाइट स्पेसेस के लिए भी एक ही टोकन होगा और ये तादाद चली जाती है टोटल 83 तक। अगर 83 स्पेसेस होंगी तो उनको भी एक टोकन से ज़ाहिर किया जाएगा, लेकिन अगर 84 बाइट स्पेसेस होती हैं तो उनको 2 टोकन से ज़ाहिर किया जाएगा। एक टोकन 83 बाइट स्पेसेस को ज़ाहिर करेगा और दूसरा टोकन सिंगल स्पेस को ज़ाहिर करेगा। एलिफ को भी इसने सिंगल टोकन से ज़ाहिर किया है, जो ज़ाहिर करता है कि नेचुरल लैंग्वेज के साथ साथ इसका फोकस कोड के ऊपर भी है और ये ज़्यादातर अल्फाज को रिप्रेजेंट करने के लिए कम टोकन इस्तेमाल करता है। कैपिटलाइजेशन को भी हम देखें तो इसके इसने सिर्फ 2 टोकन बनाए हैं, जबकि GPT-2 ने गालबन इसके 4 टोकन बनाए थे और टोकन्स को भी इसने एक टोकन से ज़ाहिर किया है। गालबन इसको भी GPT-2 ने 3 टोकन से ज़ाहिर किया था। इस चीज़ को आप दोबारा भी कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद अगला टोकनाइज़र स्टार कोडर 2 है, जो 2024 में यानी इसी साल आया है। इसके 15 बिलियन पैरामीटर्स हैं और इसका फोकस कोड जनरेशन पर है। इसका पेपर भी मैंने शेयर कर दिया है। इसके टोटल 61 पेजेस हैं और इसका टाइटल है स्टार कोडर 2 एंड द स्टैक वर्जन 2 द नेक्स्ट जनरेशन, जो ओरिजिनल स्टार कोडर के साथ काम कर सकता है। ओरिजिनल स्टार कोडर की इंफॉर्मेशन आपको इस पेपर के अंदर मिल जाएगी। ये पेपर दिसंबर 2023 का है और इसका टाइटल है स्टार कोडर मे द सोर्स बी विद यू और इसके टोटल 55 पेजेस हैं। टोकनाइजेशन के लिए इसके अंदर भी बाइट पेयर इनकोडिंग का तरीका इस्तेमाल किया गया है और इसकी वोकेबलरी का साइज़ 49,152 है और इसके स्पेशल टोकन्स के अंदर फिल इन द मिडल टोकन्स भी शामिल हैं। जिस वक्त हमने कोड को रिप्रेजेंट करना होता है तो उस वक्त कोड के कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी फाइल के अंदर किसी एक फंक्शन को कॉल किया जा सकता है और वो फंक्शन मुमकिन है कि किसी दूसरी फाइल के अंदर डिफ़ाइन किया गया हो, तो मॉडल को ज़रूरत होती है कि वो ऐसे कोड को शनाख्त कर सके जो एक ही कोड रिपॉजिटरी की मुख्तलिफ फाइल्स के अंदर है।
इसी वजह से स्टार कोडर 2 इस काम के लिए स्पेशल टोकन्स इस्तेमाल करता है, जिनमें फाइल नेम और रेपो नेम के टोकन शामिल हैं। इसने भी GPT-4 की तरह ज़्यादा वाइट स्पेसेस को एक सिंगल टोकन से ज़ाहिर किया है, लेकिन 600 को GPT-4 ने सिंगल टोकन से ज़ाहिर किया था। लेकिन इस टोकनाइज़र ने 600 को 3 मुख्तलिफ टोकन्स के ज़रिए ज़ाहिर किया है, यानी हर डिजिट के लिए अलग टोकन है। और इसकी वजह ये हो सकती है कि चूंकि ये टोकनाइज़र कोड के ऊपर फोकस करता है, तो मैथ के लिए तमाम डिजिट्स को अलग अलग रिप्रेजेंट करना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अगर ज़्यादा डिजिट्स को हम एक ही टोकन से ज़ाहिर करते हैं, तो ये कोड जनरेटिंग मॉडल के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम GPT-2 को देखें, तो ये 870 को एक टोकन से ज़ाहिर करता है, लेकिन 871 को ये 2 मुख्तलिफ टोकन्स के ज़रिए ज़ाहिर करता है। 8 के लिए अलग टोकन होगा और 71 के लिए अलग टोकन होगा। इसके बाद अगला टोकनाइज़र है गैलेक्टिका। इसका पेपर भी मैंने शेयर कर दिया है। गैलेक्टिका ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉर साइंस। इस टोकनाइज़र का फोकस साइंटिफिक पेपर्स के ऊपर है। जिस डेटा सेट पर इसको ट्रेन किया गया है, उसके अंदर भी साइंटिफिक पेपर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है। इसके स्पेशल टोकन्स की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस और DNA सीक्वेंसेस के लिए भी ये स्पेशल टोकन इस्तेमाल करता है, और साइटेशन, रीजनिंग और मैथ के लिए भी स्पेशल टोकन इस्तेमाल करता है। इसमें भी टोकनाइजेशन के लिए बाइट पेयर इनकोडिंग का तरीका इस्तेमाल होता है, और इसकी वोकैबुलरी का साइज़ भी 50,000 है। रेफरेंसेस के लिए स्टार्ट रेफ और एंड रेफ का टोकन इस्तेमाल होता है, और स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग के लिए वर्क का टोकन इस्तेमाल होता है। गैलेक्टिका का बिहेवियर स्टार कोडर 2 से मिलता जुलता है, क्योंकि दोनों का फोकस कोड के ऊपर है, लेकिन कुछ फ़र्क है। मिसाल के तौर पर इसने 2 टैब्स को एक सिंगल टोकन से ज़ाहिर किया है। और आखिर में हमारा पाई 3 मॉडल आ जाता है, जो हम इस पूरी सीरीज़ के अंदर इस्तेमाल करेंगे। पाई 3 के अंदर लामा 2 के टोकनाइज़र को रीयूज़ किया गया है। इसके अंदर कुछ स्पेशल टोकन्स ऐड किए गए हैं। टोकनाइजेशन का तरीका बाइट पेयर इनकोडिंग का ही है, और इसका वोकैबुलरी साइज़ 32,000 है। और इसके स्पेशल टोकन्स के अंदर चैट के टोकन्स भी शामिल हैं, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। जब लैंग्वेज मॉडल का यूज़ केस कन्वर्सेशनल नेचर का हो, तो उस वक्त ये टोकन्स काम आते हैं। यहाँ पर हमारे इन टोकनाइज़र्स की लिस्ट ख़त्म होती है, जिनको हमने चेक करना था। अब तक हमें ये पता चल गया है कि तमाम टोकनाइज़र्स का एक वोकैबुलरी साइज़ होता है, जो हमने देखा है कि 30,000 से लेकर तकरीबन 1 लाख तक है। और इनके अंदर स्पेशल टोकन्स भी इस्तेमाल होते हैं, जो ये ज़ाहिर करते हैं कि यहाँ से टेक्स्ट शुरू होता है, या यहाँ पर टेक्स्ट ख़त्म होता है, या अननोन टोकन्स होते हैं, या पैडिंग टोकन्स होते हैं। इसके अलावा क्लासिफिकेशन और मास्किंग टोकन्स भी हैं। और गैलेक्टिका के अंदर हमें स्टार्ट रेफ और वर्क जैसे टोकन्स भी नज़र आए। लेकिन आपने ये भी समझना है कि एक ही तरीका या एक जैसे पैरामीटर्स होने के बावजूद टोकनाइज़र का बिहेवियर मुख्तलिफ होगा अगर उसका ट्रेनिंग डाटा मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर 2 मुख्तलिफ रिज़ल्ट नज़र आ रहे हैं, ऊपर वाला टोकनाइज़र ऐसे डाटा सेट पर ट्रेन किया गया है जिसका फोकस ज़्यादातर टेक्स्ट है, लेकिन नीचे वाला टोकनाइज़र कोड फोकस्ड मॉडल है। ऊपर वाले टोकनाइज़र ने 4 स्पेसेस को 4 मुख्तलिफ टोकन्स के ज़रिए ज़ाहिर किया है, जबकि नीचे वाले टोकनाइज़र ने 4 स्पेसेस को एक ही टोकन से ज़ाहिर किया है। और ये दोनों टोकनाइज़र बिल्कुल सेम है, सिर्फ इनका ट्रेनिंग डाटा मुख्तलिफ है। तो आपने ये भी समझना है कि अपने काम के लिहाज से हम टोकनाइज़र को ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं। अगले सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम टोकन एम्बेडिंग्स को कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।